अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीयू के एक नई दुनिया, एक नए सफ़र का आगाज़ करने। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं EDU 406 को। EDU 406 का आपके हैंडआउट्स मेरे पास मैंने जो डाउनलोड किए थे वो दो तरह के थे, लाइक एक लेक्चर वाइज है और सेकंड वन आपके पास है टॉपिक वाइज। ये देखिए टॉपिक 2, टॉपिक 1, इस तरह आपके हैंडआउट्स आए हुए हैं। तो मैं आज आपको लेक्चर वाइज करवा देती हूँ। लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप लोगों के टॉपिक वाइज है LMS के अंदर तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर फर्दर जितनी भी हम वीडियोस बनाएंगे ये सारी की सारी हम टॉपिक वाइज चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आप मेरी ज़रूर हेल्प करोगे इस चीज़ के अंदर। लेक्चर 1 आपके पास है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग इन टीचिंग। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग है क्या या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग है क्या। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि आप क्लास में क्या करना चाह रहे हो, लाइक आप क्या सोचते हो कि क्या पढ़ाना है, किस तरह वर्क कराना है, किस तरह सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, अपनी सेल्फ एवोल्यूशन करनी है आपने। आप इंफॉर्मेशंस लेते हो अपनी क्लास के बारे में, फिर देन उसे एनालाइज करते हो, एवोल्यूट करते हो उस इंफॉर्मेशन को। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है इसे हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। अब वही क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हो ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, अगर आप जाते हो अपनी क्लास के अंदर, आप कोई चीज़ पढ़ाते हो तो आप पहले ये सोचते हो कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हमने इस प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करना है। अपनी एक डायरी, एक सेपरेट डायरी रखी जाती है, उस पर टीचर लिखती है कि आज क्या पढ़ाना है, क्या मेन पॉइंट है जिन पर फोकस करेगी और किन चीज़ों को बच्चों के माइंड पे क्लियर करना है, और लास्ट में वो असेस करेगी कि आया उसने जो चीज़ें बताई थी वो कम्प्लीटली हुई या नहीं। तो इसमें आपके पास सिंपल आ जाता है टीचर डायरी आ गया, पीर ऑब्जर्वेशंस आ गई, रिकॉर्डिंग लेसन्स आ गए, स्टूडियो फीडबैक आ गया, व्हाट टू डू नेक्स्ट आ गया, थिंक आ गया, टॉक आ गया, रीड आ गया, आस्क एंड कंक्लूजन। आप इनमें से कोई से 4 या 5 बस ज़हन-नशीं रख लो तो आपके अगर क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर फिर भी आ जाता है, आपकी लक पे चलता है तो आप लिख सकते हो। काफ़ी ये आसान सा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ वो आपके MCQs शॉर्ट और लॉन्ग तीनों फॉर्मेट पे चलती हैं, यानी कि जितनी भी हाईलाइटेड होंगी वो सारी सारी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। हम इसमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट वो चीज़ें देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। और काइंडली मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि आपको लेक्चर वाइज चल रहे हैं या टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और अगर टॉपिक वाइज हैं तो कितने टॉपिक आपके इंक्लूड हैं मिड टर्म के अंदर। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। टीचर जो है वो देखें, जब वो टीचिंग कर रही होती है, वो अपने कोलीग से बात कर रही होती है तो वो हर चीज़ को अपने माइंड में रखती है। लाइक वो पढ़ाना चाहती है जो सब्जेक्ट, जो लेसन, उस लेसन के अकॉर्डिंग वो चलती है। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर एक टीचर जो होती है एक क्लियर रास्ता बनाती है, एक पॉइंट आपके सामने रख देती है, उसके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होता है कि आज मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगी और इसके अकॉर्डिंग ही चलूँगी, सो वो आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे हमारे पास कि इफ़ अ लेसन वेंट वेल वी कैन डिस्क्राइब इट एंड थिंक अबाउट व्हाई इट वाज सक्सेसफुल। अगर लेसन अच्छे से जा रहा है तो टीचर देखती है कि इसमें वो कैसे सक्सेसफुल हुआ है, वो कौन सी चीज़ है जो बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो कौन सा पॉइंट है जो उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो टीचर वो सारी चीज़ें असेसमेंट में करती है। अब बेनिफिट्स इसमें आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लिखोगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग की वजह से टीचर जो होती है वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर लेती है। वो देखती है कि किधर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकती है। बेनिफिट्स इसके आपके पास आते हैं कि जो प्राइमरी बेनिफिट्स होता है वो ये होता है कि टीचर जो होती है वो अपनी टीचिंग स्टाइल को डीपर अंडरस्टैंड करती है, तो होता क्या है कि वो अफेक्टिवनेस की तरफ चली जाती है। एक और बेनिफिट आपके पास आता है कि जो करंट लिटरेचर होता है उसमें वैलिडेशन आ रही हैं, टीचर आइडियाज़ चल रहे होते हैं, तो टीचर को क्या होता है कि टीचर उन
ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग चलती है, लाइक वो ट्रेडिशन को देख के चलेगी, जो चेंजेस आ रही हैं लिटरेचर के अंदर उन चेंजेस के अकॉर्डिंग चलती है। देन आपके पास आता है फ्रीजर्स। फ्रीजर्स जो 1997 में थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक केस स्टडी कि एक टीचर जो ग्रेजुएट करवाती है, मतलब स्टूडेंट जो होते हैं, एक या आप कह लो कि टीचर या ग्रेजुएट, वो स्ट्रगल करती है अपने यकीन यानी बच्चों को समझाने में वो स्ट्रगल कर रही होती है। अगर उसे खुद पे यकीन ना हो, वो खुद को असेस ना कर रही हो, अपने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग को ना देख रही हो। नेक्स्ट आपके पास आता है जी 10 यूजफुल बेनिफिट्स हैं आपके पास। अगर आप वो लिखना चाहो वो लिख लो, अदरवाइज आप पॉइंट्स इसके लिख सकते हो बेनिफिट्स के अंदर। इम्प्रूविंग योर टीचिंग प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का फर्स्ट बेनिफिट है कि आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड है लर्निंग फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब जब टीचर खुद की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर रही होती है, वो डीप अपनी लर्निंग कर रही होती है, तो वो क्या करती है, उसका बेनिफिट्स आ जाते हैं, इसका गुड रेंज ऑफ एविडेंस उसके पास आ जाता है। टीचर को उस सब्जेक्ट के ऊपर या खुद पर अबूर हासिल हो जाता है, सो वो आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकती है। एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अच्छा, मुझे याद आया, अब ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। देखिए, मैं बहुत ऊंचा रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग भी मेरी बेहतरीन चल रही होती है। आप लोगों के अपने पीसी पे प्रॉब्लम हो रही होती है, आप हेडफोन्स यूज़ कर लें, हैंड फ्री यूज़ कर लें, ताकि आपको वो आसानी से सॉर्ट आउट हो सके। इसमें मेरी वीडियोस का या मेरी आवाज़ का कोई मिस्टेक नहीं होती कि उस वजह से आपको कम सुनाई दे रहा हो। प्रॉब्लम अगर किसी के पास आ जाती है ना वीडियो रेजोल्यूशन के अंदर, तो वो ऑटो पे होता है। आप सेटिंग पे जाओ, वीडियो की सेटिंग पे जाओ, वहाँ पे ऑटो पे होगा ना, तो आप उसे 720p पे ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही 720p करोगे, आपकी वीडियो क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी। ये नेट की इशू और होता है, बहुत कम होता है बट हो जाता है। तो मैं आपको इसके वो 2-3 पॉइंट बता रही थी। सेकेंड आपके पास आता है एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब हम स्टार्ट करते हैं खुद को रिफ्लेक्ट करना, यानी अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करना, तो क्या होता है कि हम हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम केयरफुली ऑनेस्टली कंसिडर कर रहे होते हैं, उसे एनालाइज कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को। तो हुआ क्या कि हमारे पास जो कैपेसिटी होती है ना सोल्यूशन फाइंड करने की, वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर जी आपके पास 4th पॉइंट आता है बिकमिंग अ क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट थिंकिंग वेल, या टेक चेंजेस, या यूँ कह ले कि टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन थिंकिंग। ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन बताई थी ऑर्डर ऑफ पावर 1994 के अंदर। उनके नज़दीक क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अच्छा सोचना, आप कह सकते हो, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना, जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसके खुद को ऑन करना, तो ये सारी चीज़ होती है क्रिटिकल थिंकिंग। देन आपके पास आता है मेकिंग डिसीजन। जब आप करते हो प्रैक्टिस, तो क्या हुआ, आप डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हो, आपको पता चल गया है कि मुझे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। तो इससे होगा क्या कि आपके पास जी आपकी टीचिंग अगेन काफ़ी ज़्यादा इससे बेहतर की तरफ जाएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो उनमें क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है और क्या चीज़ें लेके चलनी है। देन आपके पास आता है 6 पॉइंट इम्प्रूविंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आपको इसके 5-6 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, अगर आपको सारा कुछ आता है ना और आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डिटेल लिखना अवॉइड करें, क्योंकि आप लिखते आहिस्ता हो। आने का मतलब ये नहीं होता कि आप देखो पेंसिल से यहाँ पे नहीं लिख रहे होते हो एलएमएस पर, आप इस पर टाइपिंग कर रहे होते हो। एक तो आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को एनहांस करो, अदरवाइज पॉइंट्स लिखो। फिर देखते हो टाइम बचा है तो उन पॉइंट्स के नीचे आप दोबारा से लिख सकते हो अपने आंसर्स को, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल डाल सकते हो। अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर सको। अब कुछ लोग होते हैं ना, वो पेपर एंड पे कह रहे होते हैं कि आता तो सारा था बट टाइम खत्म हो गया। उस टाइम को आपको मैनेज करना होता है। 7 पॉइंट है आपके पास मैनेजिंग पर्सनल चेंज। अब देखिए, जब हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आप एक एजुकेशन जोन के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके पास
आपको मैनेज करना आना चाहिए हर चीज़ को, आपको मैनेज होना चाहिए, आप रेगुलर हो, आप रैपिड हो, आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको। देखिए कभी कभार लाइफ में ऐसे होता है कि जब आप टीचर होते हो आपके पास कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लाइक कंफ्यूजिंग चेंजेस आ जाती हैं। अब ये वो चेंजेस होती हैं जो आपको हैंडल करना आनी चाहिए। जब आप अपना रिफ्लेक्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो क्या होता है कि आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ रही है, आप सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हो, तो आप क्योर कर रहे हो ना उस प्रॉब्लम को। तो इस वजह से रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग इस फील्ड में भी काफ़ी होती है। एक्नॉलेजिंग पर्सनल वैल्यू। अब देखो, जब हम बात करते हैं ना एक्नॉलेजिंग पर्सनल वैल्यूज़ को, इसमें हमारे पास आता है कि आप अपने प्रोफेशनल सिचुएशंस को देखते हुए, जैसे कि आप टीचर हो तो आप होल हार्टली एग्री हो कि आप जो कुछ कर रहे हो वो बच्चों के बेनिफिट्स के लिए है। आप एग्री करते हो, आप डिसएग्री करते हो अपनी वैल्यूज़ को। कभी कभी टीचर्स, आप जब टीचर्स को देखते हो जो बेहतरीन टीचर होता है वो कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आपको बताता, वो सिंपल वो जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी खुद से बियॉन्ड जाकर वो चीज़ें आपको डिटेल में बताएगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो होता है ये एक्सीलेंट वे है इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए। अब क्या हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्या रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इफेक्ट्स को, उन वैल्यूज़ के इफेक्ट्स को वो नहीं रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अप्रोचेस को चूज़ करके दूसरों को हेल्प करने के लिए, टेकिंग योर ओन एडवाइस। अब जब आप रिफ्लेक्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हो, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर आप क्या करते हो, अपने टीचिंग को खुद क्रिटिसाइज कर रहे होते हो। उससे होता क्या है कि एक तो आपको पता चल गया कहाँ गलती थी, उसका सलूशन मिल गया। अब इस सलूशन मिलने की वजह से आप खुद पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आप आराम से अपनी एडवाइस को खुद ऑन कर सकते हो। देन आपके पास 10th नंबर पे आता है रिकग्नाइजिंग एमेंसिपेटरी बेनिफिट्स। अब जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स को लेकर, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग की वजह से आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इन्हांस हुआ। तो हुआ क्या कि बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीखा और समझा। नेक्स्ट आपके पास आता है वाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसिंग। जब हम मेजर चेंजेस की बात करते तो प्रोफेशन और प्रोफेशनल ग्रुप को लेकर, तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जो इम्पैक्ट्स हो रहे होते हैं वो शेप कर रहे होते हैं नेचर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज पर। टीचर जो होती है वो मेजर फैक्टर्स की तरफ जाती है, लाइक वो रिविजन्स कर रही होती है ट्रेडिशंस को, डायडेक्टिक फॉर्म ऑफ टीचिंग कर रही होती है। अब इसमें होता क्या है कि वो मच मोर फ्लेक्सिबल होती है अपने अप्रोचेस को लेकर। अब ये वो वेज होते हैं जिन अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करती है और बच्चों के इंटरेस्ट और नीड को फुलफिल करती है। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कि जो अफेक्ट्स होता है ना वो रिजिड होता है, टीचर सेंट्रिक होता है, वन साइज फिट ऑल। ये जो आपके पास एक फार्मूला होता है ना कि टीचर अक्सर यूज़ करते हैं वन साइज फिट ऑल, तो ये इस फार्मूले या इस कोटेशन को वो यूज़ करना ख़त्म कर देती है टीचर आफ्टर यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। उसे पता चल जाता है कि एक ही चीज़ हर जगह नहीं पूरी आ सकती। सो हम देखते हैं हिस्ट्री में तो 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी ड्रामेटिकली चेंजेस आई। डोनर्स कॉन 1991 इन्होंने कैप्चर किया था कि जो एसेंस था ना कि एजुकेशन के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं ना वो इंडिकेट करती हैं डिसिप्लिन बेस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज को, जो कि पास्ट में उसे ट्राई किया गया था और देन वो आपके बाकायदा उसमें रेलिवेंट एजुकेशन फील्ड के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट थी आपके पास जो इम्पोर्टेंट थी वो था इसमें एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। अब इसका एक एडवांटेज ये है कि ये पॉजिटिवली अफेक्ट करती है प्रोफेशनल ग्रोथ को, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है वो मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो कि टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें पर्सनल रिस्क आ जाते हैं। इंगेजिंग इन प्रैक्टिस रिक्वायर बोथ नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस ऑफ प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल फिलॉसफी का आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए
कि कैसे करनी है। आपको अपने प्रोफेशन के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। पर्सनल फिलॉसफी क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग जो है ये इसमें हम कैरेक्टराइज करते हैं एम्बिग्यूटी को, कम्प्लेक्सिटी को, वैरायटी को, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ को। टीचर जो होती है वो चॉइसेस बनाती है और चेंजेस लाती है नेचर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर, किस तरह उसे सॉल्व करना है। अगर हम प्रोफेशनल थ्योरीज की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात कर रहे होते हैं, मैं इसे साथ साथ हाईलाइट करती जा रही हूँ। अब ये हाईलाइटेड हैंड आउट आपको मिल नहीं सकते बिकॉज कि मेरे पास अभी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि ये हाईलाइट नहीं हो रहे होते। मतलब मैं अगर इसे बंद करूँगी, सेव करूँगी, अदरवाइज बंद करूँगी आफ्टर सेविंग, फिर भी ये हमारे पास नहीं रहेंगे। सो आप लोग यहाँ से देख लिया करें। प्रोफेशनल थ्योरीज और आइडियाज़ को अगर देखें ना, तो इसमें हम पता चलता है जब हम इन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो चेंजेस आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो आइडेंटिफाई की जाती हैं। यानी कि आपको कहा गया कि नोइंग इन एक्शन जो है वो स्किलफुल तो है, लेकिन स्किलफुल एक्शन रिवील अ नोइंग मोर देन वी कैन से। ये एक ऐसा टैक्टिक नॉलेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट आजकल होता है और ये काफ़ी इन्हांस करता है आपकी टीचिंग स्किल्स को। अगर हम कहें इसी चीज़ को, अगर हम डिस्क्राइब करते हैं ना कि प्रोफेशन जो होता है ना वो इज़ नॉट एबल टू डिस्क्राइब व्हाट दे डू टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी। ऑन अदर हैंड, एक्टिविटी आपके पास ऐसी होती है जो कि आपको बताती है कि आपने किस तरह नॉलेज को अचीव करना है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें, नहीं समझ आती तो भी मुझे बताया करें ताकि मैं इसमें आपको फर्दर इसे आसान कर सकूं, फर्दर हम इसमें डिटेल्स ऐड कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रिफ्लेक्शन जो होती है ना, अगर हम कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग मुमकिन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, रिफ्लेक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि आपको रूल्स नहीं पता, आपको टेक्निक नहीं पता, तो आप मिस्टेक करोगे और बार बार उन मिस्टेक्स को रिपीट करोगे। सो बहुत ज़रूरी होता है रिफ्लेक्शन के लिए कि आपको उन सारी चीज़ों का इल्म हो। जैसे कि हमने बताया था ना कि शुरू में कि वो प्रैक्टिस करना, अपनी फिलॉसफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।